मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहानी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनुस्वार यह पाठ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार यह शब्द अनु जमा स्वर इससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वर के बाद में आने वाला, स्वर के पश्चात आने वाला। अनुस्वार की परिभाषा भी हमने देखी कि जो ध्वनि नाक से उच्चरित होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद हमने अनुस्वार के उच्चारण के बारे में हमने देखा कि जो पंचम वर्ण है उन पंचम वर्णों की तरह अनुस्वार का उच्चारण होता है। अनुस्वार के बाद में जिस वर्ग का वर्ण व्यंजन आता है उसी वर्ग के पांचवें वर्ण के जैसा उसका उच्चारण होता है। जो स्पर्श व्यंजन है 25, उसे पांच वर्गों में विभक्त किया गया है। क वर्ग, स वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यदि अनुस्वार के आगे क वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो उसका उच्चारण अंग की तरह होगा। यदि अनुस्वार के आगे च वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो उसका उच्चारण ञ की तरह होगा। और यदि अनुस्वार के आगे ट वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है, ट, ठ, ड, ढ, न, तो उसका उच्चारण अण की तरह होगा। और यदि अनुस्वार के आगे त वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो उसका उच्चारण न की तरह होगा। त, थ, द, थ, तो उसका उच्चारण न की तरह होगा। और अंत में प वर्ग का कोई भी व्यंजन यदि अनुस्वार के बाद में आता है तो उसका उच्चारण म की तरह होगा। अनुस्वार का उच्चारण म की तरह होगा। तो इस तरह से यह हमने पहले वीडियो में देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुस्वार को हम पूरी तरह से जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो कि आपको पता ही है, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन अर्थात श, श, स, ह से पूर्व लगने वाले, से पूर्वातक से पहले लगने वाले अनुस्वार को पंचमाक्षर, जो पंचमाक्षर है पंचम वर्ण, तो में नहीं बदला जा सकता। तो अंतस्थ व्यंजन यदि अनुस्वार के बाद में यदि अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आता है तो अर्थात अनुस्वार ही बना रहता है, तो अनुस्वार ही बना रहता है, वह पंचम वर्ण में परिवर्तित नहीं होता, उसका बदलाव पंचम वर्ण में नहीं होता है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में देखा है वर्ण विचार में कि स्पर्श व्यंजन जो है यह पांच वर्गों में आते हैं और उनका पंचम वर्ण होता है कि जो अनुस्वार का काम करता है। लेकिन जो अंतस्थ व्यंजन है 4 और ऊष्म व्यंजन है 4, ये 4 के जोड़े में ही आते हैं, उनका कोई पंचम वर्ण नहीं होता है, अतः इनका उच्चारण पंचम वर्ण के स्थान पर नहीं आएगा, बल्कि इसमें यही आएगा, सीधा सीधा अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। वह किसी भी आधे व्यंजन में परिवर्तित नहीं होता। तो किसी भी आधे व्यंजन में, इस तरह के किसी भी आधे व्यंजन में परिवर्तित नहीं होता। जैसे उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझेंगे। जैसे देखिए, संयम, अनुस्वार के आगे आया हुआ यह व्यंजन है और यह अंतस्थ व्यंजन है। तो ये जो अनुस्वार का परिवर्तन है ये अब किसी भी पंचम वर्ग में नहीं होगा। भले ही उसका उच्चारण पंचम वर्ग की तरह हो सकता हो, लेकिन फिर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से संयोग, संरक्षण, संरचना, संलाप, संलेपन, संवेदना, संवाद, वंश, दंश, हंस, संहार आदि। तो ये जो हंस शब्द है और अनुनासिक, जो कि हम बाद में अनुनासिक यह भी देखने वाले हैं, तो ये हंस, यह पक्षी का नाम है। यदि चंद्र बिंदु देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है, हंसने की क्रिया बन जाती है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। संहार आदि, तो इनमें अनुस्वार ही रहता है, वह किसी भी आधे व्यंजन में परिवर्तित नहीं होता है। आगे देखते हैं, किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण पर यदि अनुस्वार हो तो
किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण पर यदि अनुस्वार हो तो उसका उच्चरित रूप, उसका उच्चारण म ही होगा, म ही होगा निश्चित रूप से। कई बार शब्द के अंत में म आने पर, कई बार शब्द के अंत में म आने पर उसे भी अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो कई बार शब्दों के अंत में आधा म अर्थात हलंत म आता है तो उसे भी अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, अहम। अहम यह संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्दों में आधा शब्द लिखना मान्य है, लेकिन हिंदी में हम उसे आधी की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अहम की जगह पर अहम, स्वयं की जगह पर स्वयं। तो इस तरह से आधे मो को हम अनुस्वार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी एक बात है कि अभी अभी जो व्याकरणिक नियमों में बदलाव आया है कुछ वर्षों में, तो उसके अनुसार हम पंचम वर्ण के स्थान पर हमें अनुस्वार का ही प्रयोग हिंदी में उचित माना गया है, क्योंकि अब पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इन पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार ही देने का प्रचलन शुरू हो चुका है, लेकिन मूल रूप में वह पंचम वर्ण में ही विद्यमान रहता है। आगे, सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन, सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ य र ल व या ऊष्म व्यंजन श श स ह आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार ही आएगा। तो यदि सम उपसर्ग यदि पहले जोड़ा गया है और उसके बाद यदि कोई ऊष्म व्यंजन आता है या अंतस्थ व्यंजन आता है तो उसका अनुस्वार ही आएगा, उसकी जगह पर सम म की जगह पर अनुस्वार ही आएगा। तो इसके भी उदाहरण देखते हैं हम, जैसे सम जमा विधान, इसकी संधि होने के बाद बनता है संविधान। तो म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है और उसका उच्चारण न की तरह होने लगता है। सम जमा हार, तो यहां पर भी संधि होने के बाद म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, सम जमा हार का संहार बन जाता है। और उदाहरण देखेंगे, सम जमा यंत्र संयंत्र, सम जमा योग संयोग, सम जमा रचना संरचना, सम जमा रक्षण संरक्षण, सम जमा लाप संलाप, सम जमा लेपन संलेपन, सम जमा शोधन संशोधन, सम जमा सार संसार आदि। तो आदि इसके उदाहरण है कि सम उपसर्ग में यदि आगे आने वाला कोई भी ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन जुड़ जाता है तो उसका उच्चारण अनुस्वार की, उसका परिवर्तन अनुस्वार में ही होता है। आगे देखेंगे हम, यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण आ जाए, यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण आ जाए, तो दोस्तों यहां पर यह जानना जरूरी है कि अनुस्वार ही मूल रूप में पंचम वर्ण होते हैं, अनुस्वार ही मूल रूप में पंचम वर्ण होते हैं। तो इसीलिए यदि अनुस्वार के पश्चात कोई भी पंचम वर्ण आ जाता है तो अनुस्वार का द्वित्व हो जाता है। तो क्या हो जाता है, या अनुस्वार के द्वित्व अर्थात एक जैसे दो, तो अनुस्वार के द्वित्व वर्णों का प्रयोग हो तो इस तरह से यदि पंचम वर्ण अनुस्वार के बाद कोई भी पंचम वर्ण आता है, मतलब दूसरे वर्ग का भी पंचम वर्ण अंग में न आएगा या म आएगा, तो इस तरह से एक पंचम वर्ण में दूसरा कोई भी पंचम वर्ण या उसी पंचम वर्ण का द्वित्व, इस तरह से एक जैसे ही दो पंचम वर्ण आना, तो वर्णों का प्रयोग हो तो ऐसे स्थलों पर अनुस्वार अपने मूल रूप में, तो अनुस्वार अपने मूल रूप में अर्थात पंचम वर्ण में ही, मूल रूप में अर्थात पंचम वर्ण में ही, अनुस्वार के रूप में नहीं, तो मूल रूप में अर्थात पंचम वर्ण ही प्रयुक्त होता है। तो अनुस्वार ऐसे स्थलों पर अनुस्वार का प्रयोग जो होता है वह मूल रूप में अर्थात पंचम वर्ण के रूप में ही होता है। तो पंचम वर्ण ही लिखा जाता है, अनुस्वार नहीं लिखा जाता। यह बात सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। यहां बिंदु का प्रयोग, जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु दिया जाता है, का प्रयोग अमान्य है, तो माना नहीं जाता है, अमान्य है। जैसे इसके कुछ उदाहरण है, उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझेंगे। वांग्मय, वांग्मय, तो यहां पर अंग और म ये दो पंचम वर्ण है, यहां पर अंग और म, तो ये दो पंचम वर्ण है, तो इसीलिए इसकी जगह पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, तो बल्कि ये पंचम वर्ण ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर दो दो पंचम वर्ण आए हैं इसलिए। जन्म,
यहाँ पर भी जन्म में देखिए न नल का और म ये दोनों पंचम वर्ण है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर भी अनुस्वार नहीं दिया जाएगा। सम्मान, यहाँ पर तो एक ही वर्ग के दो पंचम वर्ण है, म का द्वित्व पंचम वर्ण है, तो यहाँ पर भी अनुस्वार नहीं आएगा। इसी तरह से सम्मेलन में म का द्वित्व है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अनुस्वार नहीं आएगा। आगे उदाहरण देखते हैं, उन्मुख, यहाँ पर भी नल का न और म, तो यह दो पंचम वर्ण है, तो इसीलिए दो पंचम वर्ण आने के कारण अनुस्वार नहीं आएगा। तन्मय, उन्नति, नल के न की पुनरुक्ति है, यहाँ पर द्वित्व वर्ण है। उन्नायक, सम्मिलित, म द्वित्व हो चुका है। प्रसन्न, न द्वित्व हो चुका है। अन्ना, बाण के अन का द्वित्व है यहाँ पर। चम्मच, म का द्वित्व है। सम्मुख, म का द्वित्व है। आदि, तो आदि इसके उदाहरण है। तो इस तरह से दोस्तों अनुस्वार को हमने विस्तृत रूप में जाना है। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाएंगे। आप एक बार ये अनुस्वार के वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अनुस्वार को कभी भूल नहीं पाएंगे, ये निश्चित रूप से कहता हूं मैं। अब जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, उसमें हम अनुनासिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, दोनों को हम कैसे पहचान सकते हैं, यह भी हम उस वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।